गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कैलाश मेडा एक बार और केएम करियर पॉइंट के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, वेरियस तरीके के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और आज का लेक्चर है अपना असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हर फ्रेंड तक आपको इस क्लास को शेयर करना। ठीक है, लेट्स नाउ क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर एक मदर जो होती है वो अपना फीटस का कैसे असेसमेंट कर सकती है, यानी यूट्रस के अंदर जो फीटस रहता है तो उस फीटस का अपन स्टेटस को कैसे पता लगाया जा सकता है कि वह हेल्दी है या अनहेल्दी है, या अपन को उसको डॉक्टर को बताना चाहिए या डॉक्टर को नहीं बताना चाहिए। अपने हिसाब से अपन किस तरीके से डायग्नोसिस करके फीटल का वेलबींग स्टेटस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर को अपन फॉलो करके अपन पता लगाया जा सकता है कि फीटल वेलबींग स्टेटस, जैसे कि किक काउंट, किक के द्वारा भी काउंट किया जाता है, फीटल मूवमेंट के द्वारा कि यूट्रस के अंदर अगर फीटल मूवमेंट हो रहा है तो इसका मीन्स होता है फीटल वेलबींग है यानी हेल्थी है। नेक्स्ट होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, यानी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल को चेक किया जाता है और मैटरनल सीरम के अंदर भी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल चेक किया जाता है। नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल के द्वारा भी अपन फीटल का स्टेटस चेक किया जाता है। नेक्स्ट द नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जैसे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस फीटस या यूट्रस को देने नहीं है, बिना स्ट्रेस फीटस को दिए बिना उसके स्टेटस कैसे पता लगे, तो उसमें फीटल हार्ट रेट होती है उसको अपन असेस करके पता लगाया जाता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर फीटस को स्ट्रेस दिया जाता है और फिर उसकी फीटल हार्ट रेट को अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है कॉर्डोसिंथेसिस। कॉर्डोसिंथेसिस में क्या करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपलिंग करते हैं और ब्लड से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसको अपन फाइंड आउट करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुपिंग हो गया, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गया, तो ये सभी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो अपन कॉर्डोसिंथेसिस के द्वारा डन करते हैं। लास्ट आता है ये सभी प्रोसीजर अपन वन बाय वन करके डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लिखना अपना हेडिंग है किक काउंट। क्या है दोस्तों? किक काउंट। किक काउंट में क्या करेंगे, किक काउंट का दूसरा नाम है कार्डियक काउंट 10। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियक काउंट 10 भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक काउंट 10 भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उसको अपन एडवाइस करते हैं कि आपको फीटल मूवमेंट या फीटल किक को काउंट करना। क्या करना, मदर को क्या करेंगे, मदर को अपन एडवाइस देंगे, मदर को एडवाइस देंगे कि क्या एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना, फीटल मूवमेंट या किक को क्या करना, काउंट करना। क्या करना? काउंट करना। ये अपन मदर को अपन बोलेंगे। कब तक काउंट करना? फर्स्ट फीटल मूवमेंट, यानी आप फर्स्ट फीटल मूवमेंट से लेके फर्स्ट फीटल मूवमेंट से काउंट करते करते कहां तक करना आपको? लास्ट 10 फीटल मूवमेंट तक आपको क्या करना, काउंट करना। मूवमेंट या आप कह सकते हो उसको किक भी कह सकते हो। ठीक, तो आपको 1 से लेकर 10 बार फीटस जब तक मूवमेंट होता है उस टाइम तक आपको किक काउंट करने, प्लस उसके साथ साथ टाइम ड्यूरेशन को भी काउंट करना। समझ में? 1 से लेकर 10 बार फीटल किक को क्या करना, काउंट करना, और कितने टाइम के अंदर 10 किक या 10 मूवमेंट हुआ फीटल को, तो इसको अपन असेस करना। नॉर्मल इसका अगर रिजल्ट अपन देखते हैं कि कैसे से
मदर ने कर दिया, इसके बाद में मदर को बोलते हैं अगर आपका बेबी ने 10 फीटल मूवमेंट 10 फीटल मूवमेंट या 10 की कितने टाइम में करती है, विद इन 2 आवर्स के अंदर, विद इन 2 आवर्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, तो ये फिटस क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल है या वेल बीइंग कंडीशन के अंदर होता है। समझना दोस्तों, अगर 10 फीटल मूवमेंट विद इन 2 आवर्स के अंदर होता है तो इसका मीन्स होता है फीटल क्या है, मूवमेंट है। इसके बाद में अपन देखते हैं if 10 fetal movement या अपन इसको की कह सकते हैं, 10 fetal की क्या हो रहा है, मोर देन 2 आवर्स, मोर देन कितना हो रहा है, 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा अगर इसका टाइम लग रहा है तो इसका मीन्स होता है फीटल क्या है, अनहेल्दी। तो डॉक्टर को बताने की जरूरत है, यहाँ पे क्या करना, फॉलो अप डॉक्टर, यानी डॉक्टर को क्या करना, यहाँ पे बताने की जरूरत होती है मदर को। ये प्रोसीजर अपन घर पे भी कर सकते हैं, जो मदर्स होती है घर पे होती है उसका अपन बोल सकते हैं कि आपको 1 से लेकर 10 फीटल मूवमेंट को काउंट करना, साथ साथ में उसका टाइम ड्यूरेशन को भी काउंट करना। इसके बाद में पता लगा जा सकता है कि अगर 2 आवर्स के अंदर 10 बार मूवमेंट हो रहा है फीटल्स का, तो ये फीटस नॉर्मल है आपका। बट अगर 10 बार मूवमेंट 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं फीटस के अंदर दिक्कत है, तो आपको डॉक्टर को बताने की रिक्वायरमेंट है। समझ में कि काउंट प्रोसीजर अपन कैसे काउंट करते हैं। नॉर्मली देखें तो ये 10 मूवमेंट, नॉर्मली देखें तो 10 मूवमेंट विद इन 30 आवर्स, 30 घंटे 30 मिनट के अंदर हो जाते हैं। क्या होगा, नॉर्मली 10 फीटल मूवमेंट विद इन 3 मिनट, नॉर्मली देखें तो विद इन 30 मिनट के अंदर 10 मूवमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अपन मैक्सिमम एक टाइम ड्यूरेशन देते हैं 2 आवर्स के अंदर। 2 आवर्स के अंदर भी नहीं होते तो फिर डॉक्टर को बताने की जरूरत है। अगर कुछ टर्मिनल कंडीशन दे रखी कि अगर मदर कोई एक्टिविटी कर रही है, क्या करें, मदर कोई एक्टिविटी कर रही, अगर मदर क्या कर रही, मदर कोई एक्टिविटी कर रही, एक्टिविटी के टाइम पे क्या होगा, उसको अगर काउंट करने को बोला तो उस टाइम पे 12 मूवमेंट क्या होना चाहिए, 12 मूवमेंट विद इन 12 आवर्स के अंदर, 12 मूवमेंट विद इन 12 आवर के अंदर होना चाहिए। 12 मूवमेंट 12 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो नॉर्मली कंडीशन क्या दे रही है, एक्टिविटी के टाइम कोई एक्टिविटी कर रही हो तो अपन कह सकते हैं। नॉर्मली तो क्या होगा, 10 मूवमेंट विद इन 2 आवर्स के अंदर ही होना चाहिए। या अपन कह सकते हैं कि मदर रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हो या नॉर्मल कंडीशन में होगा तो फीटल 4 फीटल मूवमेंट विद इन 1 आवर्स के अंदर भी हो सकते हैं। 4 फीटल मूवमेंट अगर 1 आवर्स के अंदर होता तो भी ये फीटल का नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। समझ में आया दोस्तों, ये था अपना फीटल की काउंट। नेक्स्ट अपन देखते मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। लिखते जाना साथ साथ में और पढ़ते जाना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं और एक बार आपका एग्जाम मिस हो गया तो आपको बहुत कम चांस हो जाते हैं कि आप नेक्स्ट एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे बेटर कर सकते। तो इसलिए आप जी थोड़ी मेहनत करके इसी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट होता मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन या इसको अपन बोलते हैं ए अल्फा फीटोप्रोटीन भी कैसे। इसका मीन्स होता है, फुल फॉर्म लिखिए ना, मैटरनल सीरम अल्फा
सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन भी कह सकते हैं, या ए एम्नियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटो प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, या इसको एम्नियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटो प्रोटीन के नाम से भी अपन जानते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, फीटल अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल असेसमेंट किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल असेसमेंट किया जाता है। तो ये अल्फा फीटो प्रोटीन क्या होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन क्या है, अल्फा फीटो प्रोटीन क्या होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन होता है फीटल लीवर प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये फीटल लीवर प्रोटीन होता है, फीटल लीवर प्रोटीन। जो फीटस होता है उसका लीवर का अंदर जो प्रोटीन होता है वही अल्फा फीटल प्रोटीन होता है, फीटल लीवर प्रोटीन। इट इज टाइप्स ऑफ फीटल लीवर प्रोटीन। इसका अपन सीरम के अंदर वैल्यू देखते हैं। नॉर्मल जो होता है इसका वैल्यू देखिए, नॉर्मली अगर देखना हो तो इसको नॉर्मल सीरम वैल्यू कितना होता है, मैटरनल 38 से लेके 40 नैनोग्राम पर ml होता है। ये क्या है बच्चों, नॉर्मल मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल देखते हैं। सॉरी यहाँ पे 38 से लेकर 45 नैनोग्राम पर ml का नॉर्मल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल होता है। बट अगर ये क्या होता है, ये कब असेस करते हैं, ये सबसे पहले ये प्रोसीजर कब करते हैं, 14 वीक पे अपन इस प्रोसीजर को डन करते हैं। मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन कब चेक करते हैं, 14 वीक पे अपन करते हैं। इसके अंदर देखना दोस्तों कि जो अल्फा फीटो प्रोटीन होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन होता है, उसको अपन दो जगह से असेसमेंट कर सकते हैं। कहाँ से, एक तो होता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटो, मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन से, और एक होता है एम्नियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटो प्रोटीन से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो अल्फा फीटो प्रोटीन तो फीटस के लीवर के अंदर होता है, तो ये मैटरनल सीरम के अंदर कैसे पहुंच जाता है। दोस्तों ये पहुंच जाता है, क्यों होता है, प्लेसेंटल सर्कुलेशन के द्वारा। कैसे पहुंच जाता है बच्चों, प्लेसेंटल सर्कुलेशन के द्वारा मैटरनल सीरम में पहुंच जाता है। किस, प्लेसेंटल सर्कुलेशन के द्वारा। प्लेसेंटल सर्कुलेशन के द्वारा क्या होगा, मैटरनल सीरम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। तो अपन फिर इसको मैटरनल सीरम को कलेक्शन करके उसका अंदर अपन अल्फा फीटो प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर सर कैसे चला जाता है, क्योंकि जब भी फीटस क्या करता है, यूरिन पास आउट करता है, यूरिन के थ्रू क्या होगा, अल्फा फीटो प्रोटीन क्या होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। कैसे, यूरिन के थ्रू, फीटस यूरिन के थ्रू क्या होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब अपन बात करते हैं कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन कैसे अपन देखेंगे। मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन का नॉर्मल लेवल कितना रहता है बच्चों, 38 से लेकर 45 mg/ml। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसका लेवल देंगे, मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन की बात कर रहे हैं। क्लियर। अगर इसमें क्या होता है कि मैटरनल अगर मोर देन 2, यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ, अगर मोर देन 200 mg/ml अगर हो गया मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल, अगर मोर देन 200 mg/ml हो गया, तो ये इंडिकेट करता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। किसको इंडिकेट करेगा बच्चों, इंडिकेट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का इंडिकेट करेगा। कौन इंडिकेट करेगा, मोर देन 200 mg/ml अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल हो गया तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इंडिकेट करेगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें कि अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज मैटरनल सीरम अल्फा फीटो
प्रोटीन। क्या हो रहा है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल बढ़ रहा है तो ये दोस्तों इंडिकेट करेगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। किसको इंडिकेट करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे डिक्रीज हो रहा है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, तो दोस्तों ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अपन चेक करते और उस दौरान पे बढ़ा हुआ मिलता है, नॉर्मल तो दोस्तों 38 से 45 mg/ml होता है, बट अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बढ़ा हुआ मिल रहा है तो इसका मीन्स ये इंडिकेट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को इंडिकेट करेगा, जिसके अंदर स्पाइना बायोपिडा और स्पाइना ओकल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल डाउन मिल रहा है, डाउन से याद रखना डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। समझ में आया दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। एक बात और अपन कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर एम्नियोटिक फ्लूइड को अपन असेसमेंट करें, एम्नियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन, एम्नियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल अगर चेक कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर अपन को मोर देन 20 mg/ml देखने को मिल रहा है, एम्नियोटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, सीरम की बात नहीं कर रहे, एम्नियोटिक फ्लूइड की बात करें जिसके अंदर मोर देन 200 mg/ml अगर मैटरनल सीरम एम्नियोटिक फ्लूइड अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल अपन को मिल रहा है तो ये इंडिकेट करेगा एमटीडी को। ये भी क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। या तो आप मैटरनल सीरम से असेस कर सकते हो या एम्नियोटिक फ्लूइड से भी असेसमेंट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? यस। नेक्स्ट बात करते हैं अपना एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर लाइन के अंदर, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नॉन स्ट्रेस टेस्ट सभी ने पढ़ रखा होगा, पहले से जानते होंगे। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसमें क्या होता है, विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस दिए हुए फिटस की अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले नॉन स्ट्रेस टेस्ट, थर्ड लिखना NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इसका भी पर्पस लिख लेना। पर्पस क्या है, पर्पस सभी का सेम ही है, क्या है, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। क्या करेंगे अपन, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। फीटल वेलबींग को असेसमेंट के लिए ही करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये कब करेंगे, 8-28 वीक। परफॉर्म कब करेंगे, 8-28 वीक के अंदर अपन करेंगे। क्लियर है? इसके बाद में अपन देखते हैं एनएसटी करते हैं, वो अपन वीक के अंदर 2 बार कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक। क्या करेंगे बच्चों, ट्वाइस अ वीक। वीक के अंदर 2 बार अपन एनएसटी परफॉर्म कर सकते हैं। एनएसटी के लिए फ्रेंड्स, इसके पोजीशन अपन को अगर देखनी, एनएसटी करने के लिए कौन सी पोजीशन मदर को देंगे, कौन सी देंगे बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोजीशन देंगे अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी देंगे मदर को, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या अपन इसको सुपाइन पोजीशन भी देंगे, सुपाइन पोजीशन। अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पूछे, दोनों क्वेश्चन में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लेफ्ट लेटरल को करना, फिर सेकेंड अगर सुपाइन पोजीशन को आप करोगे। दोस्तों लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों देंगे, हमेशा प्रेग्नेंट लेडी की पोजीशन बेस्ट कौन सी होती, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते, क्योंकि राइट साइड के अंदर क्या होता है, इंफीरियर वेना क्या होता है, इंफीरियर वेना क्या करेगा, जो ग्रेविड यूट्रस होगा उसका वेट ऊपर बढ़ने के कारण से इंफीरियर वेना क्या
कंप्रेस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया दोस्तों? इसके बाद में अपन देखते हैं, ये पोजीशन मदर को दे दी अपन ने। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, मदर को अपन ने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दे दी। इसके बाद में अपन करेंगे कार्डियो टोकोमीटर, क्या करेंगे, अटैच टू द मदर। क्या करेंगे, कार्डियो टोकोमीटर अटैच टू द मदर एब्डोमेन। मदर एब्डोमेन के ऊपर क्या करेंगे, कार्डियक टोकोमीटर को अटैच करें। कार्डियक टोकोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो मदर के एब्डोमेन के ऊपर बेल्ट की तरह बांध दिया जाता है और उसके द्वारा फीटल मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है एंड फीटल हार्ट रेट को भी पता लगाया जा सकता है। तो अपन ये जैसे अटैचमेंट कर दिया, फिर अपन करेंगे मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। क्या करेंगे, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट विथ मूवमेंट के साथ में क्या करेंगे, फीटल हार्ट रेट को अपन असेसमेंट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। दोस्तों समझ में, यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से, ये प्रेग्नेंट लेडी है, ये लेटी हुई है और इसका ये एब्डोमेन है, ये लेगी, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार्डियक टोकोमीटर वाला बेल्ट जो होता है वो उसके ऊपर अपन बांध देंगे। बेल्ट अपन ने बांध दिया एब्डोमेन के ऊपर, फिर यहाँ से मॉनिटर लगा रहता है और उसके अंदर फीटल हार्ट रेट जो भी होता है वो उसके अंदर क्या होता है, विजुअलाइज होता है। क्लियर? एब्डोमेन के ऊपर फीटल हार्ट रेट को क्या कहते हैं, बांधना, कार्डियक टोकोमीटर को। इसके बाद में फीटल हार्ट रेट को पता लगाया जा सकता, साथ में फीटल मूवमेंट को भी असेसमेंट किया जाता है। इसके बाद में अपन रिजल्ट देखिए, इन 20 मिनट्स, यहाँ पे लिखना इन 20 मिनट्स के अंदर, इन 20 मिनट्स के अंदर क्या हो रहा है, इन 20 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट 2 टाइम फीटल मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, एटलीस्ट 2 टाइम फीटल मूवमेंट, एटलीस्ट 2 टाइम तो फीटल मूवमेंट हो रहा है एंड फीटल हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। कितनी, 15 ब्रीथ पर मिनट फ्रॉम बेस लाइन हार्ट रेट से। कहां तक, फीटल हार्ट रेट, इसके साथ में क्या हो रहा है, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज, कितनी, 15 ब्रीथ पर मिनट फ्रॉम बेस लाइन हार्ट रेट। जो बेस लाइन हार्ट रेट होती है उससे 15 ब्रीथ पर मिनट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है और क्या करें, रिमेन टिल 15 मिनट, सॉरी 15 सेकेंड तक क्या करें, रिमेन है। और इसके साथ में क्या हो रही, रिमेन टिल 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड तक बढ़ी हुई भी रह रही। तो इसका मीन्स होता है, इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, नेगेटिव, क्या बोलेंगे अपन इसको, यस, नॉर्मल एनर्जी। ये जो प्रोसीजर अपन को आ रहा है रिजल्ट के अंदर 20 मिनट के अंदर, यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले एक बार देखें ना, मदर को अपन ने लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी, इसके बाद में मदर के एब्डोमेन के ऊपर कार्डियो टोकोमीटर को अटैचमेंट कर दिया। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, मॉनिटर किया फीटल हार्ट रेट और साथ में फीटल मूवमेंट को। अब अपन ये प्रोसीजर अपन कुछ टाइम के लिए करेंगे। इसके बाद में अपन असेस करेंगे कि अगर 20 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, एटलीस्ट 2 टाइम तो फीटल का मूवमेंट हो रहा है, 2 टाइम तो फीटस का मूवमेंट हो रहा है और 15 ब्रीथ पर मिनट क्या हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है। किससे, बेस लाइन हार्ट रेट से। बेस लाइन हार्ट रेट से क्या हो रही है,
15 ब्रीथ पर मिनट बढ़ रही प्लस 15 सेकेंड तक क्या हो रही रिमेन रहनी यानी बढ़ी हुई रह रही। तो इसका मीन्स होता है कि जो अंदर जो फीटस होता है वो क्या होगा रिएक्टिव होगा, मतलब जैसे रिएक्टिव होगा मतलब यानी हेल्दी होगा। अगर हेल्दी होगा तो ही क्या होगा फीटस का मूवमेंट भी होगा और फीटल हार्ट रेट भी बढ़ेगी। तो इसको रिजल्ट अपन कैसे लिख सकते हैं नॉर्मल एनएसटी क्या होगा यहाँ पे इसका रिजल्ट ये कौन सा स्टेटस हो गया नॉर्मल एनएसटी या अपन नेगेटिव एनएसटी क्या है नेगेटिव एनएसटी भी कह सकते हैं या रिएक्टिव एनएसटी भी कह सकते हैं रिएक्टिव एनएसटी या रीएश्योरिंग एनएसटी क्लियर है दोस्तों। अगर ये सभी कंडीशन पाई गई 20 मिनट के अंदर विदिन 20 मिनट के अंदर तो अपना रिजल्ट कैसा आएगा बच्चों एनएसटी का नॉर्मल एनएसटी कहेंगे नेगेटिव एनएसटी कहेंगे या रिएक्टिव एनएसटी कहेंगे या रीएश्योरिंग एनएसटी कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। एनएसटी में याद रखना विदाउट एनी स्ट्रेस यहाँ पे लिख लेना क्या रखोगे एनएसटी में क्या करेंगे विदाउट एनी स्ट्रेस टू फीटस को बिना स्ट्रेस दिए हुए उसकी फीटल हार्ट रेट को और फीटल मूवमेंट को असेस करना एनएसटी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं सीएसटी। यहां तक क्लियर? यस। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट की बात करना। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट चौथा है सीएसटी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि अपन जो फीटस मदर का जो यूट्रस होता है उसको अपन स्टिमुलेट करेंगे यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करवाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद में अपन फीटल हार्ट रेट को अपन असेसमेंट करते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्शन का फीटस सामना कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट अपन करेंगे 8-34 वीक में। कब करेंगे दोस्तों 34 वीक के अंदर ये परफॉर्म करेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होगा इफ एनएसटी अगर पॉजिटिव आई है क्या होगा इफ एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसको कंफर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे अपन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कंफर्मेशन के लिए इस टेस्ट को अपन डन करेंगे। अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अपन इसको कंफर्मेशन किसके द्वारा करेंगे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा। इसका भी पर्पस क्या रहता है बच्चों असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबीइंग इसका पर्पस है। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। सबसे पहले पोजीशन कौन सी होगी पोजीशन सेम होती है कौन सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में क्या होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन अपन ने दे दी। इसके बाद में मदर को अपन क्या बोलेंगे प्रोड्यूस स्ट्रेस टू फीटस यानी फिर अपन क्या करेंगे स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रेस क्या करेंगे मदर के एब्डोमेन के ऊपर या मदर के यूट्रस के द्वारा क्या करेंगे स्ट्रेस बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। किसके द्वारा बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा स्ट्रेस को प्रोवाइड करवाएंगे। किस तरीके से स्ट्रेस को अपन देंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को किस तरीके से स्टिमुलेट करेंगे तो एक तो मेथड होता है अपन यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन एज अ नेजल स्प्रे। पहला तो होता है
यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन इज अ नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे के द्वारा ऑक्सीटोसिन मदर को दिया जाता है और इसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट किया जाता है। नेजल स्प्रे में कितना होता है? 4 इंटरनेशनल यूनिट बराबर 1 स्प्रे। एक बार स्प्रे देंगे तो 4 इंटरनेशनल यूनिट आएगा, बट अपन को कितनी रिक्वायरमेंट होती? यहाँ पे 8 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपन को 2 नेजल स्प्रे की जरूरत होती है, याद रखना। ठीक, 1 नेजल स्प्रे के अंदर 4 इंटरनेशनल ऑक्सीटोसिन होता है, बट अपने को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए 8 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 नेजल स्प्रे की रिक्वायरमेंट होती है, CST है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में क्या होता है? सेकेंड होता है, या तो अपन इसके द्वारा कर सकते, या सेकेंड अपना प्रोसीजर होता है बाय निप्पल स्टिमुलेटिंग। निप्पल स्टिमुलेटिंग, निप्पल स्टिमुलेटिंग के द्वारा कैसे करेंगे? मदर के जो ब्रेस्ट निप्पल होते हैं उसको क्या करेंगे? रबिंग करेंगे। मदर को बोलेंगे आप क्या करो? ब्रेस्ट निप्पल को रब करो। ब्रेस्ट निप्पल को रब करेंगे आप क्या होगा? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज होगा? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। सभी पता है ऑक्सीटोसिन क्या होगा? रिलीज होगा बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किधर से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया बच्चों? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपन 2 मेथड यूज करेंगे, या तो अपन नेजल स्प्रे देंगे, नेजल स्प्रे के द्वारा ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे जिस कारण से यूटेराइन स्टिमुलेट होगा, और सेकेंड होता है बाय निप्पल स्टिमुलेट करेंगे निप्पल, तो ऑक्सीटोसिन क्या होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा? सीक्रेट होगा, और फिर यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके बाद में क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट को क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्या करेंगे? फीटल हार्ट रेट को अपन मॉनिटर करेंगे। ये प्रोसीजर कितने टाइम में डन करेंगे? CST 1 आवर्स के अंदर ये डन करेंगे। 1 आवर्स, 1 घंटे में ये CST को अपन डन करना। क्लियर है दोस्तों? अगर यहाँ पे जगह नहीं, एक बार ये समझ लो, अपन ने सबसे पहले क्या किया? मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिया, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ रहे, जिसके अंदर सबसे पहले मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड की। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? मदर को या फीटस को क्या करेंगे? स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेस प्रोवाइड कैसे करवाएंगे? तो यूट्रस को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि यूट्रस को अपन कैसे कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले 2 मेथड होता है। पहला मेथड होता है कि आप क्या करो? ऑक्सीटोसिन को नेजल स्प्रे के द्वारा मदर को दो, जिस कारण से यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। 1 नेजल स्प्रे में कितना ऑक्सीटोसिन होता है? तो 4 इंटरनेशनल यूनिट होता है, बट CST के लिए अपने को 8 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन को 2 नेजल स्प्रे की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपन कर सकते हैं, या तो अपन नेजल स्प्रे करेंगे या अपन करेंगे बाय निप्पल स्टिमुलेशन। निप्पल स्टिमुलेशन में क्या होगा? जैसे मदर के ब्रेस्ट निप्पल को अपन रबिंग करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो वहाँ से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, वहाँ से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज होगा तो क्या करेगा? वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपन को रिकॉर्डिंग करना है फीटल हार्ट रेट को। ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्या करना? फीटल हार्ट रेट को क्या करना? रिकॉर्ड करना। मैं यहाँ पे रख कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर और ये CST 1 आवर्स के अंदर कर सकते विथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। यहाँ पे देखना, विथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्या होगा?
विथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में फीटल हार्ट रेट बढ़ रही है, फीटल हार्ट रेट बढ़ रही, या हम कह सकते हैं नो डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, नो डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। याद रखना, मोस्ट रिजल्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर दिया, इसके बाद में असेस कैसे करेंगे, जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम पे फीटस की हार्ट रेट क्या होनी चाहिए, बढ़नी होनी चाहिए। अगर फीटस की हार्ट रेट बढ़ी तो इसका मीन्स होता है नॉर्मल, क्या होता है ये, नॉर्मल सीएसटी, क्या होगा, नॉर्मल सीएसटी। नॉर्मल सीएसटी कह सकते हैं या अपन नेगेटिव सीएसटी कहेंगे, वर्ड को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, नेगेटिव सीएसटी कहेंगे, या रीएश्योरिंग सीएसटी भी कहते हैं, रीएश्योरिंग सीएसटी, रीएश्योरिंग सीएसटी या रिएक्टिव सीएसटी भी कहते हैं, रिएक्टिव सीएसटी। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, कैसे करें, विथ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फीटल हार्ट रेट, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फीटल हार्ट रेट अगर बढ़ रही है, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगी इसका मीन्स ये होता है जैसे फीटस क्या कर रहा है, यूट्रस उसका सामना कर रहा है, यानी उसको जैसे सफोकेशन हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो फीटस क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन करने का काम करेगा। वेंटिलेशन करेगा तो इसकी हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ी हुई अपने को देखने को मिलेगी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, यहाँ पे क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगी, ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी। अगर कम होगी तो इसका मीन्स होता है यहाँ पे, अगर हार्ट रेट क्या हो रही, कम होगी फीटस हार्ट रेट, तो इसका मीन्स होता है एबनॉर्मल सीएसटी देखने को मिलेगा, या पॉजिटिव सीएसटी, क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव सीएसटी, या अपन कह सकते हैं नॉन रीएश्योरिंग सीएसटी कह सकते हैं, या नॉन रिएक्टिव भी कह। समझ में आया दोस्तों? अगर डिक्रीज हो रही ईच फीटल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में हार्ट रेट डिक्रीज देखने को मिल रही तो एबनॉर्मल सीएसटी कहेंगे, या पॉजिटिव सीएसटी कहेंगे, या नॉन रीएश्योरिंग सीएसटी कहेंगे, या नॉन रिएक्टिव सीएसटी कहेंगे। यस, इसके बाद में ये था अपना सीएसटी, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। इसके बाद में अपना देखते हैं वेरिएबल कुछ आते हैं, एसिलरेशन और डी एसिलरेशन की बात करते हैं। यहीं पे अपन बात कर लेते हैं एसिलरेशन क्या होता है और डी एसिलरेशन क्या होता है। सीएसटी प्रोसीजर समझ में आया दोस्तों? यस। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे हेडिंग लिखना एसिलरेशन। एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन, एसिलरेशन एंड डी एसिलरेशन। एसिलरेशन का मीन्स होता है इंक्रीज हार्ट रेट। जब भी हार्ट रेट बढ़ेगी, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, तो एसिलरेशन कहेंगे। और डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, इसका मीन्स होता है डी एसिलरेशन। एसिलरेशन मतलब हार्ट रेट क्या हो रही, बढ़ रही। डी एसिलरेशन मीन्स हार्ट रेट क्या हो रही, डाउन देखने को मिल रही। कुछ वर्ड आते यहाँ पे अपन पढ़ते हुए जाएंगे, ये रब कर देता हूँ, जैसे कि अर्ली डी एसिलरेशन, अर्ली डी एसिलरेशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अर्ली डी एसिलरेशन। अर्ली डी एसिलरेशन में क्या होता है, डी एसिलरेशन का मीन्स सभी जानते हैं, अभी बताता है फीटल हार्ट रेट का डिक्रीज होना। अर्ली डी एसिलरेशन में क्या होता है, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट ड्यू टू, किस कारण से, फीटल हेड कंप्रेस के, किस कारण से, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, किस कारण से, ड्यू टू फीटल
हेड कंप्रेशन। फीटल हेड कंप्रेस के कारण से फीटल हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज मिलेगी। फीटल हार्ट रेट जब भी बेबी की डिलीवरी होने के टाइम पे पेल्विस से क्या होगा, फीटस क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होगा क्या होगा, वहाँ पे वेगस नर्व क्या होगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। वेगस नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट। वेगस नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। तो वेगस नर्व क्या करती है, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, जिसको अपन बोलते हैं अर्ली डीएसिलरेशन। इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो नीड एनी ट्रीटमेंट। इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अर्ली डीएसिलरेशन में। क्या, और इसके अंदर एक नैरो लेग फेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नैरो लेग फेस। अगर ईसीजी के अंदर देखें, जैसे कि ईसीजी के अंदर देखें, इस टाइप की ईसीजी रहेगी, इस टाइप की अपन को पाई जाती है। यहाँ पे जो लेग फेस होगा वो क्या होगा, नैरो देखने को मिलेगा। नैरो लेग फेस देखने को मिलेगा किस में, अर्ली डीएसिलरेशन में। आपको याद रखना किस कारण से होगा, ड्यू टू फीटल कंप्रेशन के कारण से देखने को मिलेगा अर्ली डीएसिलरेशन। एक होता है लेट डीएसिलरेशन, लेट डीएसिलरेशन। लेट डीएसिलरेशन में क्या होता है, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। इसमें भी क्या होगा, डीएसिलरेशन का मीन्स था फीटल हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। डिक्रीज फीटल हार्ट रेट किस कारण से, ड्यू टू यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण से फीटल हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। या तो ये प्रॉब्लम किस में होगी, प्रॉब्लम इन यूट्रस में हो सकती या प्लेसेंटा के अंदर हो सकती। इसलिए इसके अंदर लेट डीएसिलरेशन देखने को मिलेगा। लेट डीएसिलरेशन में वाइड लेग फेस प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, वाइड लेग फेस होता है। ईसीजी के अंदर देखिए तो जैसे कि ये क्या, ईसीजी वाइड लेग फेस प्रेजेंट रहता है। जो लेग फेस होगा वो क्या होगा, वाइड होगा, मतलब चौड़ाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। समझ में आया। याद रखना लेट डीएसिलरेशन किस कारण से होगा, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण से अपन को देखने को मिलेगा। इसके अंदर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमीडिएट ऑक्सीजन प्रोवाइड। क्या करना पड़ेगा, नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इमीडिएट O2 प्रोवाइड। मदर को क्या करना, इमीडिएट ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। क्लियर है यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट आता है वेरिएबल डीएसिलरेशन। नेक्स्ट यहीं पे समझ लेते हैं। वेरिएबल डीएसिलरेशन, वेरिएबल डीएसिलरेशन में क्या होता है, वेरिएबल का मीन्स होता है वेरिएशन देखने को मिलेगा। और डीएसिलरेशन मीन्स डिक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन। क्योंकि डिक्रीज फीटल हार्ट रेट ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से जो फीटल हार्ट रेट होगी वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल डीएसिलरेशन। मतलब वेरिएशन के अनुसार फीटल हार्ट रेट कभी डिक्रीज होगी, कभी वापस बढ़ेगी, कभी डिक्रीज होगी, कभी वापस बढ़ेगी। मतलब जब भी फीटस का जो कॉर्ड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, कंप्रेस होगा तो डिक्रीज हो जाएगी, वापस सही हो जाएगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। मतलब वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल डीएसिलरेशन कहेंगे। इसमें क्या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं अपन तो इमीडिएट चेंज पोजीशन क्या करेंगे, इमीडिएट
इमीडिएट चेंज द पोजीशन, मदर की पोजीशन को क्या करना, इमीडिएट चेंज करना। ये अपने मेन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसमें, वेरिएबल डीएसिलरेशन के अंदर। यहाँ पे एक ट्रिक्स होती है समझना, ये हो गया ट्रिक के माध्यम से आप याद रख लेना, आपको याद भी हो जाएगा। व्हील चॉप, WEAL व्हील, और एक होता CHOP व्हील चॉप। V मीन्स होता वेरिएबल, वेरिएबल होगा। E मीन्स अर्ली डीएसिलरेशन, A मीन्स एसिलरेशन होगा, और लेट मीन्स लेट डीएसिलरेशन। समझ में आया? अब इसको अपन देखते हैं कि ये किस किस कारण से देखने को मिलता है। वेरिएबल डीएसिलरेशन अपन को C से याद रखना, व्हील चॉप C से याद रखना, किस कारण से, कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन के कारण से क्या देखने को मिल रहा है अपन को, वेरिएबल डीएसिलरेशन। इसके बाद में देखते हैं अर्ली डीएसिलरेशन। अर्ली डीएसिलरेशन किस कारण से दिखना, हेड कंप्रेशन। हेड कंप्रेशन के कारण से क्या देखने को मिल रहा था, अर्ली डीएसिलरेशन। एसिलरेशन मीन्स हार्ट रेट बढ़ना मीन्स होता है ये ओके हो जाता है, मतलब नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। अब आता है लेट डीएसिलरेशन। लेट डीएसिलरेशन का मीन्स होता है किस कारण से होता है, प्लेसेंटल यूटेराइन इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटल यूटेराइन इनसफिशिएंसी के कारण से देखने को मिलता है। ये आपको ट्रिक है, याद रखना। व्हील चॉप, V मतलब वेरिएबल किस कारण से होता है, ड्यू टू कोल्ड कंप्रेशन। E मतलब अर्ली डीएसिलरेशन किस कारण से होता है, हेड कंप्रेशन की वजह से। एसिलरेशन मीन्स ओके, लेट डीएसिलरेशन का मीन्स होता है प्लेसेंटल यूटेराइन इनसफिशिएंसी के कारण से देखने को मिलता है। एक होता है प्रोलॉन्ग्ड डीएसिलरेशन। क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड डीएसिलरेशन। प्रोलॉन्ग्ड डीएसिलरेशन में क्या होगा कि मोर देन 10 मिनट तक अगर फीटल हार्ट रेट क्या हो रही, डिक्रीज देखने को मिल रही, तो इसको बोलते हैं अपन प्रोलॉन्ग्ड डीएसिलरेशन, जिसके अंदर क्या होगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। बच्चों के अंदर क्या होगा, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड डीएसिलरेशन। समझ में आया दोस्तों? ये था कुछ एसिलरेशन एंड डीएसिलरेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो इसको भी आपको याद रखना। नेक्स्ट अपन देखेंगे फिफ्थ, कोर्डोसिंथेसिस। फिफ्थ अपना होगा फीटल वेलबींग पढ़ रहे, जिसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है कोर्डोसिंथेसिस। कोर्डोसिंथेसिस, कोर्डोसिंथेसिस मीन होता, कोर्डो क्या होता है, कोर्डो यानी अम्लाइकल कोड, अम्लाइकल कोड। कोर्डो मीन्स क्या होता है, अम्लाइकल कोड। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मीन्स होता है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन। अम्लाइकल कोड में क्या करेंगे, अम्लाइकल कोड से क्या करेंगे, ब्लड को एस्पिरेट करेंगे। ब्लड को क्या करेंगे, ब्लड को क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे। ब्लड को एस्पिरेट करेंगे, कितना करेंगे, 0.2 से लेके 2 ml इतना ब्लड सैंपल अपन अम्लाइकल कोड से एस्पिरेट करेंगे। इसका पर्पस क्यों था, कोर्डोसिंथेसिस क्यों करेंगे, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग के लिए ही करते हैं। यह अपन जो बेबी होता है इसका ब्लड ग्रुपिंग के लिए कर सकते हैं, या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, या कोई भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन कोर्डोसिंथेसिस करते हैं, जिसके अंदर अम्लाइकल कोड से क्या करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्शन करेंगे। 0.2 ml से लेके 2 ml तक अपन करते हैं। क्लियर है दोस्तों? यस, कोर्डोस। ये कब डन करेंगे, 8-18 वीक। कब करेंगे, 8-18 वीक के अंदर
डन करेंगे। कोर्डोसिंथेसिस कब करेंगे? 18 वीक के अंदर अपन डन करते हैं डिटेक्शन ऑफ एनी ब्लड डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक समझना, RH फैक्टर एक देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मदर है, फादर है, वो क्या है? RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव कौन है? फादर। फादर क्या? RH पॉजिटिव। और मदर क्या है? RH नेगेटिव। RH नेगेटिव। मदर क्या? RH नेगेटिव। अगर इनका जो बेबी होगा वो फर्स्ट बेबी होगा, वो क्या होगा? RH पॉजिटिव अगर फीटस हुआ, क्या हुआ? RH पॉजिटिव अगर फीटस हुआ, RH पॉजिटिव अगर फीटस हुआ तो क्या होगा? जब भी फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, क्या होगी? नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा? जब भी फीटस अगर फिर RH पॉजिटिव ही आया, RH पॉजिटिव ही फीटस हुआ, तो उसको क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज होगी। क्या होगी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि जो अगर फादर होगा RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव होता, तो फिटस जो होता है, फर्स्ट बेबी होता है, वो क्या होता है? RH पॉजिटिव देखने को मिलेगा। RH पॉजिटिव वाला जो ब्लड होता है, जो फिटस का ब्लड होता है RH पॉजिटिव, जिसके अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी D पाई जाती, वो क्या होगी? मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। जैसे ही फर्स्ट बेबी वाला ब्लड मदर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, तो मदर के अंदर क्या होगी? एंटी D क्या होगी? एंटी D एंटीबॉडी इसमें बन जाएगी। मदर के अंदर क्या बनेगी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, RH पॉजिटिव वाली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर कंसीव करते हो और उसके अंदर RH पॉजिटिव फीटस हुआ, तो क्या होगा? मदर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, तो वो क्या करेगी? इस फीटस को डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब किल कर देगी, जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस, समझ में आया? अगर RH पॉजिटिव वाला बेबी होगा, फर्स्ट बेबी जो होगा, फर्स्ट बेबी होगा RH पॉजिटिव, तो मदर के अंदर क्या होगी? जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन मदर के अंदर मिक्स होगा, फिटस का ब्लड मदर के अंदर जाएगा, तो मदर के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। किसके अगेंस्ट? RH पॉजिटिव फिटस के अगेंस्ट क्या होगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। जब भी एंटीबॉडी की होगी, जब भी मदर फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, तो उसका अगर RH पॉजिटिव बेबी हुआ, तो RH पॉजिटिव एंटीबॉडी ऑलरेडी मदर के अंदर थी, तो वो फॉरेन पार्टिकल समझ के उस फिटस को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना, एक टेस्ट किया जाता है, KB टेस्ट। क्या करते हैं बच्चों? KB टेस्ट करते हैं। इसके अंदर RH फैक्टर का मैटरनल ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है कि नहीं है, ये अपन किससे डिटेक्ट करेंगे? KB टेस्ट के द्वारा। KB टेस्ट में क्या करेंगे? असेसमेंट ऑफ फिटल HB इन मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन। फिटल HB, फिटल ब्लड ग्रुप अगर मदर के अंदर है कि नहीं है, इसको असेसमेंट करने के लिए अपन KB टेस्ट करेंगे। या अपन कह सकते हैं मैटरनल के अंदर फिटस का RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी मदर के अंदर, उसको किससे अपन पता लगाया जा सकता है? KB टेस्ट से। क्लियर है दोस्तों? यस। KB टेस्ट में क्या करेंगे? इसमें कंडीशन होती है RH पॉजिटिव क्या होगा? फादर होगा, फादर। RH नेगेटिव क्या होगी? मदर होगी। एंड RH पॉजिटिव क्या होगा? बेबी होगा। इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? इस कंडीशन में क्या करेंगे? 28 वीक में क्या करेंगे अपन? फर्स्ट इंजेक्शन अपन लगाएंगे। कौन सा इंजेक्शन? रोगेम इंजेक्शन अपन
लगाएंगे। रोगेम इंजेक्शन कितना होता है? 1500 इंटरनेशनल यूनिट होता है, या अपन इसको कहते हैं 300 माइक्रोग्राम होता है। 1500 इंटरनेशनल यूनिट या 300 माइक्रोग्राम इंजेक्शन होता है, जो अपन मदर को कैसे लगाएंगे? IM लगाते हैं। क्लियर है? कब लगाएंगे? अपन को पता चला कि फादर क्या है? RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, और उसका फर्स्ट बेबी क्या है? RH पॉजिटिव वाला बेबी। तो अपन प्रेगनेंसी गेस्टेशनल टाइम के अंदर 28 वीक में ही रोगेम का अपन इंजेक्शन लगाएंगे। 1500 इंटरनेशनल यूनिट डोज रहेगा, या अपन 300 माइक्रोग्राम कह सकते हैं। IM इंजेक्शन लगाते हैं। किसको लगाते हैं? मदर को। सेकेंड इंजेक्शन कब लगाएंगे अपन? जस्ट विद इन 12 आवर। सेकेंड इंजेक्शन रोगेम की बात कर रहे हैं अपन, रोगेम की। तो ये इसका भी डोज सेम रहता, 1500 इंटरनेशनल यूनिट या 3300 माइक्रोग्राम। IM रूट से ही लगाएंगे मदर को, ठीक है। एंड विद इन 72 आवर्स, मोस्ट याद रखना। ये कब लगाएंगे? आफ्टर बर्थ विद इन 72 आवर्स। विद इन 72 आवर्स में लगाएंगे। बर्थ के बाद में विद इन 72 आवर्स के अंदर मदर को लगाएंगे 1500 इंटरनेशनल यूनिट का रोगेम इंजेक्शन। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर रोगेम इंजेक्शन मोर देन 20 वीक की, अगर 20 वीक में अगर लगाना हो तो अपन कितना लगाएंगे? 250 इंटरनेशनल यूनिट अपन लगाएंगे। अगर लेस देन 20 वीक अगर रोगेम का इंजेक्शन लगाना हो तो अपन लगाएंगे 1500 इंटरनेशनल यूनिट लगाते। ये भी पॉइंट याद रखना। अगर 20 वीक से पहले अगर लगा रहे तो कितना लगाएंगे? 250 इंटरनेशनल यूनिट लगाएंगे, और 20 वीक के बाद में लगा रहे तो कितना लगेंगे? 1500 इंटरनेशनल यूनिट अपन लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है रोगेम इंजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं CVS। लास्ट अपना होते कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग की बात करते हैं। ये RH फैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है। और कौन सा टेस्ट करते हैं एंटीबॉडी को पता लगाने के लिए? तो कौन सा करते हैं बच्चों? KB टेस्ट करते हैं। लास्ट है अपना CVS। 6 है CVS। CVS का मतलब होता है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करेंगे। इसमें भी क्या करते हैं? क्यों असेस करते हैं? डिटेक्शन ऑफ एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। पर्पस क्या रहेगा इसका? डिटेक्शन ऑफ एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती तो उसको असेस करने के लिए अपन कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करते। कब परफॉर्म करते? 8-10 वीक पे। कब करेंगे बच्चों? 8-10 वीक पे अपन इसको परफॉर्म करेंगे। 8-10 वीक पे अपन करेंगे कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं अपन? सैंपल कलेक्शन करते हैं। सैंपल कहाँ से कलेक्शन करेंगे? ट्रांस एब्डोमिनली या ट्रांस सर्वाइकली। सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन कहाँ से करेंगे? ट्रांस एब्डोमिनी एंड ट्रांस सर्वाइकली। ट्रांस एब्डोमिनली करेंगे या ट्रांस सर्वाइकली अपन करेंगे। इफ कोरियोनिक विलाई अपन सैंपल अगर इफ मोर देन 10 वीक से अपन कर रहे हैं, अगर मोर देन 10 वीक पे अगर सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, LRD देखने का चांसेस मिलेगी। क्या होगा? LRD। LRD का मीन्स होता है लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट। क्या होगा? लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट देखने को मिलेगा। लिम्फ रिडक्शन डिफेक्ट समझ में आया? देखो दोस्तों, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग अपन पर्पस क्यों करेंगे? डिटेक्शन ऑफ एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्शन करने के लिए कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करेंगे। कब करेंगे? आफ्टर 10 वीक के बाद में करेंगे। सैंपल कलेक्शन कहाँ से करेंगे? ट्रांस एब्डोमिनली करेंगे या ट्रांस सर्वाइकली करेंगे। अगर आपने सैंपल कलेक्शन
लेस देन 10 वीक के अंदर कर रहे हो तो इसका मीन्स आप LRD को कॉज करते हैं, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच। ये क्लास अपने यहीं पे समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट से तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर इस डाउट को लिख सकते एंड इसके बाद में मैं आपको क्लास को समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते शानदार जानदार के साथ में नए सेशन में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।